नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में। आज माना जाता है, जैसे हम कहते हैं, एक है शरीर वृहद स्वरूप लिए हुए और दूसरा है उस शरीर का संक्षिप्त स्वरूप जिसमें सब कुछ समाहित है, जिसे आप कहते हैं आत्मा। उसी प्रकार एक है संविधान, जो अपने आप में बहुत ही वृहद स्वरूप लिए हुए है। उसका संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? आप उसे कहते हैं प्रस्तावना, अमुक, उद्देशिका अथवा प्रियम्बल कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपके और मेरे बीच, वो है संविधान की प्रस्तावना। एक शब्द कहा जाता है, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, प्रस्तावना यही कार्य करता है। कैसे? या तो वाद से सवाल पूछा जाएगा, या इसके शब्द की व्याख्या से पूछा जाएगा, अथवा किस विचारक ने इस पर क्या कथन कहा, क्या टिप्पणी की, इससे सवाल जरूर बनेगा। इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वतः जान जाते हैं कि बिना इसके संविधान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन उद्देश्यों को, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा का पूरा संविधान सिमटा हुआ है, बना हुआ है, उसको बहुत संक्षिप्त में लाकर प्रस्तावना बता देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जाइए पॉलिटी की बुक खरीद लीजिए और आपका चैप्टर उसमें जरूर सारा समाहित होना चाहिए जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो यूपीएससी का सिलेबस है। मान लीजिए यूपीएससी के सिलेबस आपने एक बुक मांगी, उस बुक में सोशियो भी था, हिस्ट्री भी था, इकोनॉमिक भी था, पॉलिटी भी था। आपको नीड किसकी थी? पॉलिटी की थी। आप करेंगे क्या? आप सबसे पहले उस बुक को खोलते हैं और पेज नंबर देखते हैं कि किस पेज नंबर से पॉलिटी स्टार्ट हुआ है। अगर आप ये पेज नंबर ना देखते, अगर आप ये पेज नंबर ना देखते, इतना मोटा किताब, मान लीजिए ये 1000 पेज का बुक है, तो आपको ये पॉलिटी ढूंढने में बहुत समय लगता। फिर दूसरे शब्द में मैं कहूं, मैंने आपसे कहा कि जाइएगा यूपीएससी के पैटर्न का जो भी भारत का संविधान होगा, टीएसटी पीएसटी का जो भी भारत का संविधान होगा, नेट जेआरएफ का जो भी भारत का संविधान होगा, बुक ले लीजिएगा। आप सबसे पहले बुक का पहला कवर देखते हैं, फिर उस पेज को पलटते हैं और देखते हैं अंदर लिखा होता है सभी कंपटीशन के लिए, टीचिंग से लेके सभी कंपटीशन के लिए। फिर आप पब्लिकेशन देखते हैं, इसका मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजें ढूंढते हैं और जानते हैं कि ये मेरे लिए कितना उपयोगी है। भारतीय संविधान जो कि कुल 395 संविधान से बना है, वर्तमान में 445 से ज्यादा उसमें अनुच्छेद है। मूल में 395, वर्तमान में 445 से ज्यादा। आप कर क्या रहे हैं? आप करते हैं कि उसमें से खास खास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लेते हैं।
इसके अलावा आप पूरे के पूरे 445 395 की कहानी किसी को नहीं बताते, लेकिन आप प्रस्तावना जरूर बता देते हैं। पूछा गया भैया संविधान क्यों पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं हमारा अधिकार है, हमारे लिए कुछ नियम कानून बना है भारत को मजबूती ले जाने के लिए। भारत का संविधान कहता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, उसके ऊपर ना तो आंतरिक रूप से किसी का दबाव होगा ना बाह्य रूप से होगा। ये बात आपको कहां से पता चली? आपने बताया कि हमें ये बात पता चली प्रीएम्बल से। क्यों? क्या आपने और संविधान नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा, लेकिन संविधान जितना था ये केवल इसी की व्याख्या मात्र थी, अर्थात प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण है जो ये बताता है कि संविधान का संक्षिप्त सार, संविधान का दर्शन किसमें समाहित है, तो भारत की प्रस्तावना में समाहित है। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, इसी को आप उद्देशिका के नाम से भी जानेंगे, इसी को आप आमुख के नाम से भी जानेंगे। क्लियर है प्रस्तावना? अब देखिए, अगर बात करें ऐसे प्रस्तावना के स्वरूप की या ऐसे प्रस्तावना का विवरण देख लीजिए, तो आप खुद जानते हैं ऐसा प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है। ऐसा प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना पर कुछ क्रांतियों का प्रभाव है। प्रस्तावना पर विभिन्न देशों की कुछ क्रांतियों का प्रभाव दिखता है। यहां तक बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसी क्रांतियों का प्रभाव है। विभिन्न देशों की अपनी अपनी क्रांति है। भैया फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, 1789 में हुई है। इसे बुजुर्गा वर्ग की क्रांति कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति है, 1789 में हुई है। इसे बुजुर्गा वर्ग की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति से स्वतंत्रता, वो भी कौन सी स्वतंत्रता की बात करें? जब आप कहते हैं गणतंत्र, जब आप कहते हैं बंधुत्व, इसको जब आप बोलते हैं तब आपको वो कहां से मिलता है? तब आपको ये मिलता है फ्रांसीसी क्रांति। ये मध्यम वर्ग था, ये मध्यम वर्ग था। अब देखिए, फिर मैं बात करूं रूस की क्रांति। फिर मैं बात करूं रूस की क्रांति की, तो भैया रूस की क्रांति आप भी जानते हैं बोल्शेविक क्रांति कहलाती है। और ये न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक,
और राजनीतिक न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। क्लियर है ये? अब देखिए, इसके बाद आप कहते हैं कि मैम एक और महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति। एक और महत्वपूर्ण क्रांति हुई है, अमेरिकी क्रांति 1776 में, जो कहता है हमें मौलिक अधिकार स्वतंत्रता दीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की दीजिए। इसका मतलब ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कई क्रांतियों का परिणाम है, कई क्रांतियों का परिणाम है। अब बात करें वास्तव में भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो अब तक आपको मैंने विवरण दिया, उस विवरण के अनुसार अब अगर इसको आगे देखें तो कहा जाता है, अब ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान माना जाता है हर देश के संविधान में अपने कुछ लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनका कुछ मौलिक आदर्श होता है। भारत का भी होगा। भारत के संविधान में जो भी भारत के संविधान में जो भी मौलिक आदर्श थे, जो भी मौलिक आदर्श थे, मौलिक उद्देश्य थे, और जो भी लक्ष्य था, बहुत ध्यान से धीरे धीरे एक एक पार्ट को समझना है। हर देश का अपना एक संविधान होता है, हर देश के संविधान में अपनी एक प्रस्तावना होती है। वो क्या करती है? वो उस संविधान के मुख्य आदर्श को, लक्ष्य को, उद्देश्य को बताती है। तो भारतीय संविधान ने भी क्या किया? भारतीय संविधान के भी मौलिक आदर्श, उद्देश्य और लक्ष्य को कौन बताता है? प्रस्तावना बताता है। प्रस्तावना में उन लक्ष्य तथा उद्देश्यों का व्याख्या किया गया है जो संविधान ने अपने स्वप्न के स्वरूप में भविष्य के भारत के लिए सोचा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको बता रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तब आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि यहां से 3-4 क्वेश्चन अपने आप जीवंत क्वेश्चन कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? भारतीय संविधान के जो भी लक्ष्य थे, जो भी उद्देश्य थे, जिस पर पूरा का पूरा भारत का भविष्य टिका था, वो कहाँ समाहित है? तो कहा गया वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। प्रत्येक देश के संविधान का अपना एक प्रस्तावना होता है जो उस संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रकाशित करता है। पहली बार प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम प्लेटो ने दिया था, किसमें? अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में। प्लेटो ने दिया था अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में। क्लियर है यहां पे? अब देखिए, इन्होंने द रिपब्लिक में कहा प्रत्येक देश के संविधान में प्रत्येक देश के संविधान का एक प्रस्तावना होना चाहिए, और इस बात को विश्व के सभी लोगों ने माना। क्यों? क्योंकि ये संक्षिप्त सार होता है। क्यों कहा? क्योंकि ये संक्षिप्त सार होता है जो पूरे के पूरे संविधान के उद्देश्यों को दर्शा देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी ऐसी है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी ऐसी ही है, ये यही कार्य करती है। यानी प्रस्तावना क्या है? संविधान का संक्षिप्त स्वरूप अथवा सार अथवा दर्पण है, जिसमें पूरा का पूरा संविधान दिखता है। अब आप हमसे पूछेंगे मैम इसका कोई उदाहरण दीजिए। भारतीय संविधान कहता है हम भारत के लोग अपने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देख लीजिए भैया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीन भारत के लिए ही कार्य करती है। विदेश नीति का स्वतः निर्धारण करती है। किसी अन्य देश की कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे यहाँ आकर इंटरफेयर करे। फिर समाजवाद की बात करती है, अपने नागरिकों को क्या देना चाहती है? अपने नागरिकों को देना चाहती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो आपको भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिखता है। अपने नागरिकों को देना चाहती है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। वो आपको भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के रूप में दिखता है। तो आप ये मान के चलिए कि प्रस्तावना संविधान का सार है। जो संविधान इतना है, वो प्रस्तावना उद्देश्य कि भैया प्रस्तावना ये कहती है, एक लाइन में समझिए, प्रस्तावना कहती है ये जो आपको इतना बड़ा संविधान दिख रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य मात्र वो है जो मैं बताता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा संविधान का अनेक भाग केवल मेरी व्याख्या करता है। भाग 3 मेरी व्याख्या करता है, भाग 4 मेरे कहे गए बातों का अनुसरण करता है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति की गरिमा बढ़ाना, क्षेत्रवाद को समाप्त करना, एकता और बंधुत्व को, राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखना, ये मैं बताता हूं, वही संविधान कहता है। इसका मतलब संविधान का जो मूल सार है, मूल उद्देश्य है, मुझ में समाहित है, मैं ही सब कुछ हूं। ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, कहा गया इसका मतलब प्रत्येक अधिनियम का अपना सार होता है, संक्षिप्त स्वरूप होता है। इसीलिए कहा गया, इसीलिए अगर आपको मैं बताऊं, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने, इसीलिए न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा प्रत्येक अधिनियम का अपना एक सार अथवा दर्शन अथवा उद्देश्य होना चाहिए। किसने कहा? न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि भैया प्रत्येक अधिनियम का अपना एक सार, दर्शन, उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक अधिनियम की अपनी एक प्रस्तावना, व्याख्या होनी चाहिए। जो अधिनियम बना है किस कारण से बना है ये बताए। अब देखिए, कहा गया जिस प्रकार शरीर का संक्षिप्त स्वरूप आत्मा है, यानी आत्मा ही सब कार्य करती है, शरीर शून्य मात्र है, आत्मा ही सारे कार्य कर रही है, उसी प्रकार संविधान जैसे
बृहद स्वरूप का संक्षिप्त सार, संक्षिप्त स्वरूप अथवा संक्षिप्त सार क्या है? प्रस्तावना है। अब मैं आपको बता दूं कि किस विचारक ने क्या कथन कहा है। हम मजाक मजाक में आपको इतने इजी तरीके से पढ़ा ले रहे हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? याद करिए, इसी बात को डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है। याद करिए, इसी बात को डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है कि भैया संविधान अगर शरीर है डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। फिर डॉक्टर सुभाष कश्यप ही कहते हैं, फिर डॉक्टर सुभाष कश्यप ही कहते हैं कि संविधान अगर महल है, संविधान अगर महल है तो प्रस्तावना उस महल की आधारशिला है। प्रस्तावना उस महल की आधारशिला है। क्लियर हुआ? यानी हम क्या कर रहे हैं? हम पहले प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं और ऐसे प्रस्तावना की प्रत्येक लाइन किसकी टिप्पणी से मिल रही है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, प्रस्तावना पर विचारकों के कथन, प्रस्तावना पर विचारकों के कथन, किस विचारक ने क्या कहा? किस विचारक ने इस पर क्या क्या टिप्पणी दी है, अब हम उसकी बात करेंगे। के.एम. मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी क्या कहते हैं? कहते हैं प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। आपको याद हो तो आपने और हमने अक्सर सुना है, लोग मजाक में कहते हैं कि भैया वो जो ऑफिसर हैं बड़े हिटलर टाइप के हैं। चाहे वो मूवी देखिए, सीरियल देखिए या आपस के ही लैंग्वेज में हम अब कहते हैं कि वो जो ऑफिसर हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े ही तानाशाह टाइप के हैं। तो दूसरी लाइन कोई क्या कहता है, पहले उनकी कुंडली खंगालो, वो कहाँ से आए हैं। तो आप कहते नहीं ज़्यादा मत परेशान करिए, आपकी पूरी कुंडली खंगाल लेंगे। तो के.एम. मुंशी क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना वही है जो संविधान की जन्म कुंडली बताती है, जो संविधान की जन्म कुंडली बताती है। अर्नेस्ट बार्कर की बात करें, प्रस्तावना क्या है? वृद्धावस्था का प्रलेख है। प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। क्लियर है? वृद्धावस्था का प्रलेख है ये कह रहे हैं। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझिए, वृद्धावस्था का प्रलेख मतलब
जैसे जैसे संविधान में कुछ नई चीजें आती जाएंगी, संविधान बूढ़ी होती जाएगी। कब? 22 जनवरी 1950 को हमने पूर्ण रूप से बताया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने जब लागू कर लिया, तब संविधान सभा ने कहा इसमें आगे अमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। अर्थात ये ऐसा प्रलेख है जो वृद्धावस्था तक सहारा देती रहेगी, प्रत्येक समय ये नवीन होती रहेगी और ये नवीनता इसमें मजबूती ही देगा। किसने कहा? ये अर्नेस्ट बार्कर कह रहे हैं। अब देखिए, ठाकुर दास भार्गव की बात करें, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी बात को दोहराया और कहा ये कुंजी नोट जैसी है, इसलिए कुंजी है तो कभी कभी क्या होता है, इनका नाम नहीं होता, जवाहरलाल नेहरू का नाम ऑप्शन में दिया होता है। तो सही है, क्यों? क्योंकि इन्हीं की बातों को उन्होंने दोहराया था, इसलिए कह दिया जाता है। क्लियर है ये? यहां तक कथन आपको समझ में आ गया है? अब देखिए इसके आगे की बात करें। ये तो थे कथन, जिसने क्या कहा। अब प्रस्तावना जैसा कि सवाल पूछा जाता है, ये सारे क्रम में चल रहा है। उसी क्रम में मैंने बताया आपको कि प्रस्तावना जैसे महत्वपूर्ण तत्व का, प्रस्तावना जैसे महत्वपूर्ण आधारशिला का, भाषा तो ऑस्ट्रेलियाई है लेकिन प्रेरित हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें जो तत्व समाहित हैं वो रूस से लिए गए हैं, वो फ्रांस से लिए गए हैं और वो अमेरिका से लिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब प्रस्तावना पर भी हमने कई देशों के महत्वपूर्ण चीजों को समावेशित किया है। प्रस्तावना का स्रोत अगर हम पूछें, अगर मैं ये सवाल ऐसे लिख दूं, संविधान का स्रोत क्या है, और दूसरा सवाल में लिख दूं प्रस्तावना का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है और दूसरा मैं लिख दूं प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तब आप क्या कहेंगे? यानी मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल कहता है संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है और प्रस्तावना को शक्ति कहां से प्राप्त होती है। तो आप कहते हैं कि संविधान की अंतिम सत्ता का स्रोत भारत की जनता है। संविधान को मजबूती कौन प्रदान करता है? भारत की जनता, जिसने स्वेच्छया इसे बनाया और स्वेच्छया इसे लागू भी कर लिया। प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जरूर जाता है। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है
अर्थात संविधान का अंतिम सत्ता शक्ति कहां से प्राप्त करती है? भारत की जनता से प्राप्त करती है। प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और ऐसी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान की थी। क्लियर है यहां तक? अब सवाल ये कि ऐसी प्रस्तावना जिसके बारे में हम आप डिस्कस कर रहे हैं, ये दो सवाल हमेशा ही कहीं ना कहीं पूछे जाते। संशोधन हुआ तो कौन कौन से शब्द शामिल हुए? संशोधन हुआ इसका मतलब ये भाग है, और भाग है तो किस केस द्वारा, किस वाद द्वारा इसे भाग माना गया, ये भी सवाल बनता है। अब देखिए, अगर हम इसके पहले प्रश्न को लें, इतनी देर से प्रस्तावना पढ़ रहे, हम जान रहे हैं, तो क्या ये आरंभ से संविधान का भाग था? तो आप कहेंगे कि मैम ये आरंभ से संविधान का भाग नहीं था, इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना ही नहीं गया। पहली बार इसके मामले में बेरुबारी यूनियन 1960 का मामला आया। बेरुबारी यूनियन 1960 का मामला आया। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये मांग रखी गई कि प्रश्न ही पूछा गया, ये वाद जब आया, इस वाद के तथ्य में प्रश्न ही पूछा गया कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है? तो 1960 के बाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। क्लियर है? संविधान का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। किंतु फिर क्या कहा गया? किंतु जब संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी तब यह समझने में सहायक है। क्या कहा गया? कहा गया कि ये एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम का ये दरवाजा है, लेकिन दरवाजा महत्वपूर्ण भाग नहीं है। पूछा गया कैसे? कहा गया इसका कोई यूज ही नहीं, आप तो रूम में रहते, रूम का काम कर रहे हैं, रूम में सारे सामान रखते हैं, इसी में पढ़ाई करते हैं। चलिए भैया, हो गया। अचानक आंधी आई, अचानक आंधी आई, बारिश आया और पानी अंदर आने लगा, तो आप सीधे कोई दरवाजा जैसी चीज लाए, लगा दिए। अब क्या समझे आप? तो आपने कहा कि अब ये कंप्लीट लगता है, अब ये कंप्लीट लगता है। उसी प्रकार इसमें कहा गया, बेरुबारी यूनियन 1960 का मामला कहता है प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग अथवा अंग नहीं है, किंतु जहां जहां जब जब संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी, उसे समझने में सहायक होगी। पूछा गया कि आपने अंग नहीं माना, क्यों? न्यायाधीश का निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि ये प्रस्तावना
ना तो संविधान को मजबूती प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि संविधान का स्रोत भारत की जनता है, और ना ये संविधान में किसी भी प्रकार का गुणवत्ता वाला परिवर्तन करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब जब भाषा समझ में नहीं आएगी इसका सहारा लिया जाएगा, किंतु ये संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अब देखिए फिर क्या हुआ। इसके बाद एक महत्वपूर्ण केस आता है जिसके बारे में अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले फिर से इस मामले को उठाया गया। मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 1973 में आया। ये 1973 का मामला था और इस मामले में कहा जाता है न्यायमूर्ति सिकरी थे। इन्होंने बेरुबारी मामले में दिए हुए अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया तथा पुनः निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का क्या निर्णय दिया? पूर्व के मामले को निर्णय को पलट दिया। यानी बेरुबारी मामला जो था 1960 का, उसमें दिए गए अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि अगर ये संविधान की भाषा समझने में सहायक है और उसको स्पष्ट व्याख्या करती है, तो जाहिर सी बात है अगर स्पष्ट व्याख्या करती है तो ये भाग होगी। तो कहा संविधान प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है क्लियर है? इसी 1973 के ही बाद में, जहां पे संशोधन आया वहां पर एक सिद्धांत आया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अथवा मूलभूत ढांचे का सिद्धांत अथवा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी, ये मामला आया। इसके बाद एक मामला आया था बम्बई राज्य का 1994 में। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। आप जब जब प्रैक्टिस दे करेंगे और क्वेश्चन ढूंढेंगे जरूर मिलेगा। इसमें केशवानंद भारती के मामले को दोहराया गया। यानी इसमें इसी बात को दोहराया गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो कहा गया बिल्कुल उचित और सटीक है और सही कहा गया। बात समझ में आ रही है? ये क्या था? ये आज ओवरऑल जो प्रस्तावना से संबंधित कथन थे और जो इस पर केसेस थे उस पर चर्चा थी। अब प्रस्तावना के अंदर ये पहला शब्द जो आया है इसके बारे में, प्रस्तावना में जो छोटे छोटे शब्द हैं इनकी व्याख्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, इससे जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, मेरी कोशिश यही थी कि वह आपको मिल जाए। और इसको एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।